नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स का ये अगला लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए आते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती क्या है। कोई भी अगर सिस्टम है, उसकी अगर एनालिसिस करनी है हमें, तो प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी के द्वारा ही हम किसी भी सिस्टम की एनालिसिस कर सकते हैं। जो हमारा ये प्रॉपर्टी टर्म है, किसे बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ है। ऐसा टर्म जो कुछ चेंज हो सके या उसका कुछ मेज़रमेंट हो, तो इस तरह के टर्म को क्या बोलेंगे, हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो यहाँ से हमने सीखा, और एक और बात जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो हमारी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए, प्रॉपर्टी जो हमारी होती है पॉइंट फंक्शन होती है। डैट मीन्स कि वो स्टेट वेरिएबल होती है, मतलब स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ पे। जिस स्टेट में हमारा सिस्टम होगा उस पे डिपेंड करेगी। मैंने अभी आपको इस स्टेट के बारे में भी नहीं बताया है। आने वाले लेक्चर्स में हम स्टेट भी पढ़ेंगे, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो अभी हम बस इतना जानेंगे कि प्रॉपर्टीज जो हमारी होती है पॉइंट फंक्शन होती है, या कह सकते हैं उसको स्टेट वेरिएबल, ना कि वो पाथ फंक्शन होती है। उसको लिखते ऐसे हैं कुछ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी होता क्या है, ये तो हमने जान लिया कि किसी भी सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। और वो टर्म जो हो कुछ चेंज हो सके, जिसका कोई मान हो या वैल्यू हो, जिसको हम कुछ मेज़र कर सकें, मेज़रमेंट कर सकें, वो हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है हमारी, किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो चीज़ चाहिए होगी उसी को हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। चलिए अगला पे आते हैं हम, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। अब मास डिपेंडेंसी के आधार पे इसे दो तरह का बांटा गया है। पहला जो होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आते हैं हम पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंड कर रही है, तो मतलब मास डिपेंडेंट है, तो उस अगर कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, मास को चेंज होने की वजह से हमारी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जा रही है, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब इंटेंसिव में सीधे इसका उल्टा होता है, मतलब कि अगर मास चेंज करने पे प्रॉपर्टी में कुछ चेंज ना आए तो उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं। मास हो गया हमारा, वॉल्यूम हो गया, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी। और यहाँ अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी का देखें, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, etc। देखिए अब इन दोनों को याद कैसे रखें, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन मास डिपेंडेंट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है याद रखने में। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो आप हो सकता है कि भूल जाएं कि कौन सा मास डिपेंडेंट है, कौन नहीं है। उसके लिए बस याद रखिए कि इंटेंसिव में जो ये इन होता है, तो इन से इंटेंसिव, इन से इंडिपेंडेंट, तो यहाँ से हमेशा याद रहेगा कि कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। तो इन है तो इंडिपेंडेंट है, यहाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फिर डिपेंडेंट। तो एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा। चलिए आते हैं, अब देखते हैं कुछ इसमें पॉइंट्स है। जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे तो इन पॉइंट्स के आधार पे हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आसानी से। अभी तो मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, उतना ही आपको याद रहेगा। बाकी अगर कुछ आ जाए तो वो कैसे याद रखेंगे, कि कैसे पता करेंगे एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। इसलिए 2-4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं आसानी से। चलिए पहला आते हैं, पहला देखते हैं क्या है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनका अगर रेशियो निकालें तो वो क्या होगा, हमारा हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब किसी एक्सटेंसिव क्वांटिटी का रेशियो है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इंटेंसिव क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे कि हमारी डेंसिटी है, तो हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम क्या है, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यहाँ से। तो देखिए, तो अगर इनका हम रेशियो करें तो अब हमारा डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये टर्म याद रखेंगे एक, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला हम देखते हैं, अगला मैंने पॉइंट लिखा है,
जितने भी हमारे फिजिकल कांस्टेंट्स हैं वो क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे। जैसे कि हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो हमारा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मतलब जितने भी फिजिकल कांस्टेंट होंगे हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगला आते हैं, जितने भी हमारी स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ हैं, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गई, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गई, तो जितनी भी हमारे स्पेसिफिक के साथ क्वांटिटीज़ होंगी वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। और चौथा पॉइंट मैंने वो पहले ही आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था कि जो हमारी जितनी भी एनर्जी होंगी, वो पोटेंशियल एनर्जी ले लें, मैकेनिकल एनर्जी ले लें, काइनेटिक ले लें, हीट एनर्जी ले लें, चाहे जो भी एनर्जी ले लें वो हमारी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी हमेशा। चलिए इतनी बातों को जान लिए आप, इतना आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसीलिए मैंने पहले से यहाँ लिख दिया है ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। चलिए एक पॉइंट और जान लेते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, नोट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे इसको क्या, जो हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इज कम्युलेटिव, बट इंटेंसिव इज नॉट। मतलब कहने का क्या मतलब है हमारा, जैसे हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मान लेते हैं हम इसको ई से शो कर दे रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, तो ई जो होगा हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो मतलब जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, पर हमारा इंटेंसिव जब होगा तो आई से हम इंटेंसिव शो कर दे रहे हैं, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू डॉट डॉट। मतलब इसको इंटेंसिव को क्या कर सकते हैं, इक्वल तो कर सकते हैं पर जोड़ नहीं सकते। मतलब क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो होती है हमारी कम्युलेटिव होती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने, जिसका नाम होगा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए अब आते हैं, देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके द्वारा हम किसी सिस्टम को या थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। मतलब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को परिभाषित करने के लिए जिन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में मैंने लिख दिया है कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। कभी कभी हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को भी क्या लेते हैं, अपना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के रूप में लेते हैं, लेकिन कब, जब हमारा फेज चेंज हो रहा हो उस समय हम सिर्फ ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ करते हैं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को x से शो करते हैं, तो x बराबर होता है क्या, mv अपॉन mv प्लस ml। तो यहाँ mv क्या है, मास ऑफ वेपर, और ml है ये हमारा ml क्या है, मास ऑफ लिक्विड। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में जब हम साइकोमेट्री पढ़ रहे होंगे RAC में, तो वहाँ मैं इसको ब्रीफली डिफाइन करूंगा। तो अभी हम जानते हैं कि ये हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। तो अब हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, तो एक एक करके हम थोड़ा पढ़ते जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर के साथ। चलिए अब हम जानेंगे, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। देखिए लगभग सभी लोगों को पता होगा कि प्रेशर क्या होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। फोर्स, या कह सकते हैं इसको परपेंडिकुलर फोर्स
परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। देखिए, एक हमारा 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उस पर एक हमारा परपेंडिकुलर बल जो कार्य कर रहा होगा, तो वही हमारा क्या होगा, प्रेशर कहलाएगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितना हमारा परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा होगा, परपेंडिकुलर मतलब उस सरफेस से 90 डिग्री पे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। अब देखिए, तो प्रेशर का फॉर्मूला अगर बनाएं तो P से हम शो करते हैं प्रेशर को, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए, अब अगर इसका यूनिट के बारे में हम जाने तो यूनिट देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमको इसकी यूनिट मिल गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हमें पता चल गई, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल कहा जाता है। तो क्या हम जाने कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है। तो कुछ यूनिट्स हम देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमें जानने के लिए। तो कह सकते हैं, तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर 3 पास्कल। अगर यहाँ हम लिखें 1 गीगा पास्कल, या सबसे पहले लिख लेते हैं मेगा पास्कल, क्या होगा, 10 की पावर 6 पास्कल के बराबर होगा। अगर हम देखें तो 1 गीगा पास्कल अगर देखें तो क्या होगा, 10 की पावर 9 पास्कल। चलिए, तो ये सब ना हम लोगों ने छोटी छोटी यूनिट जान ली कि क्या होता है। अब हम कुछ और भी यूनिट्स देखेंगे, जैसे कि 1 ATM देखें, तो 1 ATM क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले एक और यूनिट जान लेते हैं इधर, 1 बार, तो ये भी क्या है, हमारी प्रेशर की यूनिट है। तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 5 पास्कल। तो ये यूनिट्स, हमारे यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई कर सकें। तो और या इससे रिलेटेड यूनिट पे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डायरेक्टली। तो ये लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर से हर बार हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं यूनिट्स के कन्वर्जन। कुछ यूनिट्स देखेंगे जिनमें क्या हो रहा है वो हम पता करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 पास्कल मैंने बता दिया। अगर हम देखें तो सभी ये इम्पोर्टेंट है जो मैं स्टार लगाते जा रहा हूँ। 1 ATM मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होगा, तो ये क्या है हमारा 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम जैसे पृथ्वी तल पे मतलब अर्थ के सरफेस पे हमेशा ही एक प्रेशर अप्लाई होता रहता है, कि हवा के भार के कारण एक प्रेशर हमेशा लगता रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम 1 ATM। कभी भी पृथ्वी तल पे अब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता है, मतलब जीरो नहीं होता है, हमेशा 1 ATM का प्रेशर लगता रहता है। मतलब हमारे ऊपर भी 1 ATM का प्रेशर हमेशा ही लग रहा होता है। तो वही प्रेशर हम जानेंगे कितना होता है। तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल, या इसको एक और तरीके से लिख दें तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है पॉइंट लगा के। अगर इसको देखें तो ये हमारा कितना है, बार में है, तो मतलब 1 ATM को अगर हम लिखें, 1 ATM को लिखें तो क्या होगा 1.01325 बार। तो यहाँ से बार के बारे में पता चल गया। चलिए, तो ये हमारे 2 तरह के हमने कन्वर्जन आपको सिखा दिया। अब हम कुछ और जानेंगे, जैसे कुछ पारे के वजह से पारे का किसी बर्तन में रखा जाए तो उसके तली पे वो कितना प्रेशर लगाएगा, उस तरह का कन्वर्जन हम देख लेते हैं कैसे होता है। फिर उसको मैं डिटेल में सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, कि प्रूव करके भी दिखाऊंगा कैसे वो आया हुआ है। 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। 1 ATM में कितना होगा, 760 mm ऑफ Hg होगी। अगर हम इसको और देखें तो 1 ATM में कितना होगा, 760 टॉर होगा, मतलब 1 mm ऑफ
एच जी ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 टॉर। तो ये सारी क्या है, हमारी प्रेशर के यूनिट्स हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। कुछ यूनिट्स और मैं बता देता हूँ, जैसे या इसको हम अगर पास्कल में लिखना चाहें तो 133.4 पास्कल, 133.4 पास्कल। अगर हम इसे वाटर के हाइट के हिसाब से लिखें तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। अब देखिए, अगर इसको इतना रहने देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ लिख लेते हैं, 1 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अगर इसको हम बार में या पास्कल में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 9837.4 पास्कल। तो इतना आप याद रखिए। और एक आध और मैं बता देता हूँ, जैसे 1 ATM को इधर मैं लिख देता हूँ, 1 ATM को एक और यूनिट होती है PSI। 1 ATM इज इक्वल टू होता है 14.7 PSI, और 1 PSI इज इक्वल टू होता है 6894 पास्कल। तो यहाँ से हमने इतनी सारी यूनिट्स देख ली, तो आप इनको याद रखेंगे। अब मैं कुछ यूनिट्स बताऊंगा, जैसे ये 760 mm कैसे आया, 10.3 मीटर ऑफ वाटर कैसे आया 1 ATM में। तो इन सबको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी कि कैसे आया हुआ है। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं अपने अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ। चलिए अगला टॉपिक होगा हमारा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट। चलिए देखते हैं अब हाइट के अकॉर्डिंग कैसे प्रेशर हम मेज़र करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला था प्रेशर का। अगर इसी को हम लिख दें तो फोर्स को हम mg के बराबर भी लिख सकते हैं। वेट भी हमारा एक तरह का फोर्स है। मान लेते हैं इसी कॉलम में कोई हमारी लिक्विड भरी हुई है, ये हमारी h हाइट पे है, और इसका मास लिक्विड का हमारा m है। तो मान लेते हैं ये m, इसका वेट होगा mg। तो हम मान लेते हैं कि h हाइट पे कितना यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा। तो अगर ये फाइंड करना है हमें तो कैसे करेंगे, तो उसका फोर्स हमारा कौन सा लग रहा होगा, mg लग रहा हो, तो वही फोर्स मैंने यहाँ दिखाया है mg। तो एरिया का हम एरिया ही लिख देते हैं। अच्छा, अब इतना तो हो गया। अब देखिए अगर हम क्या करें, ऊपर और नीचे हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा। अब देखिए इससे हम कुछ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्रेशर मिलेगा mgh। अब देखिए एरिया और हाइट इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और यहाँ देखें तो मास अपॉन वॉल्यूम हमारी डेंसिटी होती है। तो यहाँ से अगर फाइंड करें तो क्या होगा, ρgh। तो ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए ये हमें प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया है, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। चलिए जैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं किसी का P1 प्रेशर लग रहा था किसी सिस्टम में, और उसमें जो लिक्विड था या हमारा जो भी मैटर था वो कितना था, उसका ρ1 डेंसिटी था, और ग्रेविटी तो हमारी g ही रहेगी, और h1 हाइट तक वो किसी बर्तन में था। अब यहाँ देखते हैं कोई गैस या लिक्विड कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अब देखते हैं यहाँ अगर कोई मान लेते हैं P2 प्रेशर कहीं लग रहा है और ρ2 उसका डेंसिटी है मैटर का, और यहाँ पे g तो कांस्टेंट है और h2 हाइट पे है। तो अगर हम इनको इक्वेशन 1 मान लें और इक्वेशन 2 मान लें, ये दो अलग अलग सिस्टम के लिए है। अगर इनका हम डिवाइड कर दें तो P1/P2 इज इक्वल टू ρ1 gh1 अपॉन ρ2 gh2। तो देखेंगे तो g हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं हटा देता हूँ डायरेक्ट।
H1 H2। तो ये एक हमारा फॉर्मूला मिल गया है कि दो अलग अलग अगर डेंसिटी वाले किसी गैस के लिए, या मेनली थर्मोडायनेमिक्स में गैस के बारे में ही पढ़ेंगे, तो लिक्विड के लिए भी निकाल सकते हैं आसानी से, या कोई भी कह सकते हैं फ्लूइड हो। तो फ्लूइड में क्या आएगा हमारा, लिक्विड गैस दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब अगर प्रेशर दिया हुआ है, उसका डेंसिटी दिया है, एक का हाइट दिया है, दूसरे का प्रेशर दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, हाइट निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। या उल्टा दे दे, हाइट दिया है दोनों का और दोनों की डेंसिटी दी है, एक का प्रेशर दिया दूसरे का पूछा हो, तो यहाँ से प्रेशर निकाल लेंगे। या अब मान लेते हैं कि दोनों ही जो लिक्विड होंगे या दोनों ही फ्लूइड होंगे जो हमारी, वो दोनों के डेंसिटी क्या है, इक्वल है, मतलब सेम ही फ्लूइड भरा हुआ है दोनों बर्तनों में। अब दोनों का लेकिन हाइट सेम अलग अलग है, हाइट अलग है मतलब प्रेशर भी अलग होगा। तो अगर हमारा डेंसिटी सेम हो जाए तो P1/P2 इज इक्वल टू H1/H2। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए हम 3 फॉर्मूला यहीं से जनरेट कर लिए। अगर यहाँ देखें तो एक कंडीशन और हो सकती है यहाँ, अगर दोनों ही प्रेशर हमारे कांस्टेंट हो। कोई दो बर्तन है, जैसे एक हमारा ये बर्तन है, इसमें कुछ फ्लूइड भरा है जिसकी डेंसिटी ρ1 है और H1 हाइट तक ये भरा है, और इसमें प्रेशर P है इसके बॉटम पे। अगर एक और बर्तन है हमारा, यहाँ भी हमारा कोई फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें हमारा प्रेशर, इसमें भी प्रेशर P ही लग रहा है और इसकी डेंसिटी हमारा ρ2 है, और ये कितना हाइट है इसका, H2 हाइट है, मान लेते हैं कुछ इतना ही हाइट है, बराबर दिखने लग रहा है। तो ये हमारा हो गया H2 हाइट है। तो यहाँ से एक और कंडीशन हमको मिल जाएगी। अगर देखें तो ये दोनों P कांस्टेंट हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या आएगा, ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। अगर डेंसिटी दिया है दोनों का, एक का हाइट दिया एक का पूछा है, तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। या अगर हाइट इक्वल कर दिया हो तो दोनों का डेंसिटी पूछ दे, प्रेशर दिए हुए हैं, तो वहाँ से हम एक और इक्वेशन जनरेट करके निकाल सकते हैं। तो इससे कई सारी संभावनाएं बनती हैं, कई सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। या इसको एक और फार्मूला अगर कर दें तो P1/P2 इज इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2 भी कहा जा सकता है। कह दिया क्वेश्चन में कि दोनों की हाइट जो है हमारी सेम है, इस तरह दिया हो और बोल दिया दोनों की हाइट सेम है, एक का डेंसिटी दिया हुआ है, ये P1 दिया है, P2 दिया है, पूछ दिया दूसरे का डेंसिटी बताइए, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डेंसिटी निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक ही फार्मूला है, इसी फॉर्मूले को कई तरह से यूज़ करने का तरीका है ये। तो अब अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लेंगे और ये पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं उसमें SSC JEE वाले एग्ज़ाम्स में, तो यहाँ से आप तैयार करेंगे इनको। और ये पूरा लेक्चर ही जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे एक नए क्वेश्चन आपको इस लेक्चर से ज़रूर मिल जाएगा। इस लेक्चर के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ एक ऐसा लेक्चर लाऊं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। ये पूछे गए क्वेश्चंस के मैं करा के दिखाऊं, जो मैंने पिछले 4 लेक्चर ये बनाए हैं, 3 पहले बना चुका हूं और ये चौथा लेक्चर मेरा है। तो इस 4 लेक्चरों में क्या क्या पूछा गया है, तो एक छोटा सा लेक्चर ऐसा बनाऊं जिसमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराऊं, पूछे गए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं, और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि इन जो बेसिक सी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। तो ये अभी तक जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं बहुत ही आसान थे और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर इन्हीं चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। फाइंड प्रेशर एट सरफेस ड्यू टू 1 मीटर वाटर कॉलम। 1 मीटर का, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, तो 1 मीटर हाइट का कोई बर्तन है, इसमें हम वाटर भरे हुए हैं, तो ये सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएगा वही फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था P इज इक्वल टू ρgh। तो यहीं से हम फाइंड कर लेंगे कितना प्रेशर लग रहा है सरफेस पे। तो देखिए इस फॉर्मूले का कितना बढ़िया यूज़ है, छोटे से में अभी इसका पूरा वैल्यू निकल आएगा। तो डेंसिटी हमारा वाटर का पता है 1000 और जी सबको पता होगा 9.81 इंटू अब कितना मीटर, 1 मीटर।
अगर इसको सॉल्व कर दें पूरे को तो आंसर मेरा आ जाएगा 9810 क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं पास्कल। देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो गया, ये मेरा आंसर आ गया है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड आउट प्रेशर एट सरफेस ड्यू टू 1 मीटर मरकरी कॉलम। अब 1 मीटर मरकरी कॉलम की वजह से कितना प्रेशर लगेगा, फिर से वही काम करते हैं। P इज इक्वल टू रो जी एच। अब देखिए यहाँ मरकरी की जो वैल्यू होती है डेंसिटी की, वो होती है 13,600। कितनी होती है 13,600। तो लिख देते हैं हमने 13,600 इंटू 9.81 इंटू 1 मीटर। चलिए अभी यहाँ से मिटा दे रहे हैं। तो क्या आ गया हमारा वैल्यू कितना, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो करीब आएगा इसका 133.4। कितना आएगा 133.4 किलो पास्कल, या इसको कह सकते हैं 10⁻³ पास्कल। तो अगर इसको हम किलो पास्कल में चेंज कर देंगे तो 133.4 किलो पास्कल। तो यहाँ से हमारा प्रेशर निकल आया किसका, 1 मीटर मरकरी कॉलम की वजह से कितना प्रेशर निकलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अब ये हम ऊपर वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको अब मिटा देता हूँ, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान ये न्यूमेरिकल है जो आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगला हम देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट हाइट ऑफ HG कॉलम विच अप्लाई इक्वल प्रेशर ऑफ 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। मैंने बताया था आपको एक, अगर जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, जैसे हमने बताया P1/P2 इज इक्वल टू ρ1 H1/ρ2 H2। तो यहीं से अगर हम प्रेशर देखें तो यहाँ क्या कह रहा है, इक्वल प्रेशर लग रहा है, मतलब ये P क्या हो जाएगा, P1/P2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के बताया था, डायरेक्ट मैं करता हूँ, वो फॉर्मूला लिखता हूँ। ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ, मान लेते हैं ρ1 जो है हमारा मरकरी का है, तो 13,600 13600 ये हो गया हमारे मरकरी का डेंसिटी। अब हाइट मरकरी की निकालना है कितना होगा, और पानी की हमारी डेंसिटी 1000 और इनटू हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से कितना होगा। अगर यहाँ सॉल्व करें तो H1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 या 10,000 डायरेक्ट लिख देते हैं अपॉन, तो यहाँ देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या H1 इज इक्वल टू 100/136। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो कुछ हमारा आएगा ये 0.735 मीटर। तो अगर इसको हम मीटर को mm में कन्वर्ट कर लें तो H1 हमारा आ गया क्या 735 mm। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर 10 मीटर वाटर कॉलम का जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही, अगर इधर जो हमारा HG है कितने मीटर का हाइट लिया जाए, कितना HG लिया जाए जो कि क्या हो उतना ही प्रेशर लगाए जो 10 मीटर वाटर कॉलम लगा रहा है, तो वो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद कर रहा हूँ आगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। फॉर HG, HG का मतलब क्या है हमारे मरकरी से है, डेंसिटी दी हुई है
13,600 kg/m³। प्रेशर दिया हुआ है हमारा 1 atm और हमसे हाइट पूछा गया है। हाइट फाइंड करना है कितना होगा, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे P = ρg/h। अब देखिए प्रेशर दिया है, डेंसिटी दिया है, हाइट निकालना है, जी आपको पता ही है। तो यहाँ से हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, P/ρg। तो H = क्या आ जाएगा, प्रेशर हमारा दिया हुआ है 1 atm। तो 1 atm को अब पास्कल में चेंज किया जाए, ऐसा ही यूनिट लेंगे हमेशा। तो 1 atm को अगर पास्कल में चेंज करें तो कितना होगा, 1 यहाँ लिख देता हूँ, 1 atm = 1.01325 × 10⁵ पास्कल। तो यहाँ से हमको मिल गया कितना होगा, तो लिख दीजिए डायरेक्ट 325 × 10⁵ अपॉन ρ इंटू जी। हम अगर जी की वैल्यू क्या लिखते हैं, 9.81। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 0.76 मीटर। तो अगर इसको हम mm में लिखेंगे तो क्या होगा, 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ से हमारा हाइट निकल आया। तो ये जो मैंने आपको बताया था 760 mm ऑफ Hg, वो यहीं से फाइंड हुआ था, यहीं से मैंने बताया था। इसी तरह वाटर का भी निकालेंगे हम, तो यही क्या होता है, 760 टॉर भी हो जाएगा। तो यहीं से अगर देखें तो ये किसके बराबर होगा, 760 टॉर के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं 1 mm ऑफ Hg = 1 टॉर। तो मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है। चलिए तो आगे चलते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट। चलिए जैसे हमने मरकरी के लिए निकाला था वैसे ही हम इसके लिए निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो फिर से वही फार्मूला P = ρgh। तो यहाँ अगर देखा जाए तो प्रेशर हमारा 1 atm दिया है और हाइट निकालना है, सॉरी, फाइंड आउट द हाइट ऑफ वाटर। हाँ, हाइट निकालना है हमको। चलिए, और हमको रो पता है वाटर की कितनी होती है। तो यहाँ से अगर हाइट निकालना है हमको तो H = क्या हो जाएगा, P/ρg। तो अगर हम सॉल्व करें इसको तो P हमारा कितना है, 1 atm। तो 1 atm को हम पास्कल में हमेशा लिखेंगे, 0.01325 × 10⁵ पास्कल। और यहाँ इसको हम डेंसिटी लिखें वाटर की तो 1000 और जी हमारा 9.81। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, 10.3 मीटर ऑफ H2O। तो ये हमारा वैल्यू निकल आई। तो इसी वैल्यू को मैंने आपको लिखवा रखा था आपको कि 1 atm पे कितना प्रेशर, पानी का कितना कॉलम, कितने मीटर का कॉलम 1 atm प्रेशर लगाएगा। तो ये मैं आपको पहले ही ये चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ। तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको सॉल्व ना करना पड़े, आपको डायरेक्ट याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मरकरी के लिए क्या होगा, 760 mm ऑफ Hg, और वाटर के लिए 1 atm प्रेशर कितना लगाएगा, 10.3 मीटर ऑफ वाटर। तो ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर्स के टाइप कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए और अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद
उस पर समझा देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। मैं आपको यहाँ लिख दूँगा, लिख के दे दूँगा, जो कि आप नोट कर लेंगे बाद में नोट्स के रूप में। पहले आप समझ लीजिए इसको। चलिए एक ग्राफ मैं बनाता हूँ। मैंने एक ग्राफ बनाया यहाँ। ये हमारा जीरो लाइन या रेफरेंस लाइन है, या मतलब जीरो से वैल्यू स्टार्ट है, और एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी। आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमारे अर्थ सरफेस पे हमेशा ही 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा होता है। तो ये मान लेते हैं हमारा 1 एटीएम का प्रेशर वाली लाइन है, ये हमारी जीरो लाइन है। अब देखिए जीरो लाइन से 1 एटीएम का प्रेशर तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं जीरो लाइन से जिस प्रेशर का, मतलब जीरो वैल्यू से जिस प्रेशर का मेजरमेंट होगा उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। मतलब रेफरेंस लाइन से अगर हम प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर 1 एटीएम से ऊपर का प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। और हमारा 1 एटीएम से नीचे का अगर प्रेशर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। या इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारा गेज प्रेशर होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों ही हो सकता है। अब ये गेज प्रेशर इसे क्यों बोला गया है, जितने भी हमारे प्रेशर गेज हैं वो हमारे 1 एटीएम से एबव का प्रेशर को ही मेज़र करते हैं, क्योंकि 1 एटीएम का प्रेशर तो हमेशा लग रहा होता है, इसलिए इसका नाम गेज प्रेशर पड़ा है। इसी से हमारा गेज बने हुए हैं, तो उसे प्रेशर गेज बोलते हैं। प्रेशर मेजरमेंट के लिए डिवाइस कौन सी होती है हमारी, प्रेशर गेज। आपने देखा होगा कभी आप व्हीकल को यूज़ कर रहे होंगे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आप अगर उसमें हवा भराने जब जाते होंगे तो जो हमारा हवा भरने वाला होता होगा तो वो क्या होता है, सबसे पहले चेक करता है, एक मीटर लगा के चेक करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर गेज बोलते हैं। तो वो क्या करता है, एयर का प्रेशर मेजरमेंट करता है। तो देखें, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आएगी। जीरो लाइन से अगर प्रेशर का मेजरमेंट करें तो उसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। 1 एटीएम हमेशा पृथ्वी पर के सरफेस पे लगता रहता है, अर्थ के सरफेस पे हमेशा 1 एटीएम का प्रेशर लगता रहता है। अब 1 एटीएम को रेफरेंस लाइन मान के उसके ऊपर का प्रेशर, मतलब 1 एटीएम से ज़्यादा वाले प्रेशर, 1 एटीएम से शुरुआत करें अगर प्रेशर का, मतलब रेफरेंस लाइन अब 1 एटीएम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर बोलेंगे। और 1 एटीएम के लाइन से अगर नीचे नेगेटिव में कुछ प्रेशर का मेजरमेंट किया जाए तो उसे वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। मतलब हम लिख सकते हैं, तो प्रेशर ये एब्सोल्यूट के लिए है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा गेज प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, गेज प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, या इसको ऐसे लिखें हम तो ज़्यादा अच्छा होगा, गेज प्रेशर प्लस एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये इतना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर का मेजरमेंट हमारा गेज प्रेशर, तो क्या हो गया, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो चलिए, ये आपको ग्राफ उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अभी इसी ग्राफ पे हमें इन सारे प्रेशर्स को का डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मैंने आपके लिए डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने क्या बताया था कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेज के वजह से अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होता है वही हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना मैंने बताया था आपको, 1.01325 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी को लिखें अगर बार में तो 1.01325 बार। तो अगर अगले टाइप पे आए, एब्सोल्यूट प्रेशर, मैंने यहाँ ग्राफ बना दिया है, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, जगह नहीं था, छोटे में ही बना दिया है। तो अब इसलिए पहले ही मैं बना के समझा चुका हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया, जीरो लाइन से जो प्रेशर या जीरो रेफरेंस लाइन से जो प्रेशर मेजरमेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। यही जो प्रेशर होता है किसी भी सिस्टम के
का रियल प्रेशर होता है। किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया गया जो रियल प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर ही होता है। और थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा ही क्या एब्सोल्यूट प्रेशर का यूज़ करते हैं हम, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कह सकते हैं अर्थ पे ये जीरो भी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और अर्थ पे जीरो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा एक एटीएम का प्रेशर लग रहा होता है। और मैंने बता ही दिया आपको, ये थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम इस पर एक फॉर्मूला भी मिल गया था, अब एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस प्रेशर बाई या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर देखते हैं, जब कोई भी प्रेशर जो है 1 एटीएम को रेफरेंस लाइन मान के मेज़र किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हम गेज प्रेशर बोलेंगे। ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। अब वैक्यूम प्रेशर की बात करें तो वैक्यूम प्रेशर ऐसा एब्सोल्यूट प्रेशर जो 1 एटीएम से कम हो, उसे क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर, या कह सकते हैं उसी को नेगेटिव गेज प्रेशर। तो ये हमारे प्रेशर यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो प्रेशर के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक जाएंगे जिसका नाम होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, अगले प्रॉपर्टी हमारी होगी वॉल्यूम। उसके बाद हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, कोई भी जो सब्सटेंस है, अगर जितना स्पेस वो घेर रहा है, किसी कहीं रखा जाए किसी बर्तन में या किसी कहीं पे उसको रखते हैं किसी बॉक्स में, तो वो जितना स्पेस घेर रहा है उसी को उसका वॉल्यूम कहेंगे। या कोई बर्तन है उसमें जितना स्पेस है कुछ रखने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। तो यहाँ हम गैसेस के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हमारी जो गैसेज हैं किसी न किसी जिस कंटेनर में रखी जाएंगी, उसी का वॉल्यूम, उस कंटेनर का वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है। मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल। तो वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। चलिए, तो वॉल्यूम को हम V से शो करते हैं, इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। अब अलग अलग शेप के लिए अलग अलग तरह से वॉल्यूम निकालते हैं। अगर क्यूब के निकालेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, मतलब साइड का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम हमारा। अगर हम लोग क्यूबॉइड के निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है वॉल्यूम। अगर इस तरह सिलेंडर के लिए निकालें, सब स्फेयर के लिए निकालें, तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। बेसिकली हमारा यूनिट जो होता है मीटर क्यूब होता है। थर्मोडायनेमिक्स में वॉल्यूम का यूनिट हम मीटर क्यूब ही लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ यूनिट्स और इसके कन्वर्जन्स देख लेते हैं। चलिए, तो हमको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो क्या हमको एक कन्वर्जन मिला है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। या इसको हम लिखें 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या और इसका कुछ कन्वर्जन कर लें तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी देखिए, ये क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा क्या है, जो हमारा सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, इंजन में सिलेंडर का जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है उसे क्यूबिक सेंटीमीटर में ही हम मेज़र करते हैं। जैसे ये हमारा इंजन है, सिलेंडर है, और ये हमारा पिस्टन है। तो जब टीडीसी से बीडीसी हमारा मूवमेंट या बीडीसी से टीडीसी मूवमेंट होता है, तो जहाँ से जहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक हमारा पिस्टन मूव करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो पिस्टन जितना वॉल्यूम स्वाइप करेगा उसे ही हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और जितना ये ऊपर हेड के पास थोड़ा बचा रह जाता है वॉल्यूम, उसे क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो अभी बस जानिए स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। मतलब जितना पिस्टन हमारा वॉल्यूम स्वाइप करेगा सिलेंडर के अंदर, उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। तो उसी को हम सीसी से शो करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर से। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा आपका समझ में आया होगा। अब लिख देता हूं, स्वेप्ट वॉल्यूम इज कॉल्ड सीसी। तो मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर स्वेप्ट वॉल्यूम को ही कहते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। वैसे ही अगर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर इसको मीटर क्यूब में किया जाए तो क्या होगा, देखिए 1 लीटर में इतना, तो 10⁻³
मीटर क्यूब। अगर इसको 1 cc निकाला जाए, अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। या इसको अगर एक और कन्वर्जन कर दें, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे ये सारी वैल्यूज़, ये हमारी वॉल्यूम के लिए थी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए अब हमने वॉल्यूम देख लिया, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। एक लाइन आप जरूर नोट कर लेंगे, इन थर्मोडायनेमिक्स वॉल्यूम is only taken in मीटर क्यूब। तो जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप मीटर क्यूब लेके ही करेंगे, कोई और यूनिट नहीं रखेंगे। अगर कुछ ऐसा यूनिट दे देता है न्यूमेरिकल में तो उसको कन्वर्ट करके मीटर क्यूब में कर लेंगे, इसीलिए मैं आपको इतने सारे कन्वर्जन्स बताया हूँ। चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम तो जान लिया, अब आगे पढ़ते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को अगर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो वो स्पेसिफिक में बदल जाती है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैंने स्मॉल v से शो किया था, या इसको हम कभी कभी ऐसे भी शो करते हैं, उल्टा एक की तरह शो करते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो शो करने का तरीका है, इंडिकेशन इसका स्मॉल v, या इस तरह से v को काट दिया जाए, तो ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम को शो करने का। तो मैंने इस स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल v लेके शो किया था। तो यहाँ से हमको पता चला स्मॉल v इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। नोट कर लीजिए फॉर्मूला। अब देखिए इसका यूनिट अगर निकालें तो मीटर क्यूब पर केजी होगा। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे शो लिख दें तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो 1/ρ भी हो जाएगा, या ρ इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इतना तो हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम पे। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है एक गैस, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक गैस है जिसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम दी हुई है 4 मीटर क्यूब पर केजी, और हमको फाइंड करना है कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी अगर मास इसका 2 केजी है। तो चलिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। गिवन क्या क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है मीटर क्यूब पर केजी, और मास गिवन है 2 केजी। अब देखिए हमको फॉर्मूला पता है ρ इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करें, ρ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो आ जाएगा 0.25 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा डेंसिटी यहाँ से निकल आई। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, ये मास का कोई रोल यहाँ नहीं था, सीधे फॉर्मूला यूज़ किया और आंसर हमारा आ गया। आइए अब देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, इफ़ 64 kg ऑक्सीजन हैज़ ऑक्सीजन गैस इज केप्ट इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 500 लीटर, देन फाइंड आउट स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम बाई मोल, उसी को हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है गिवन। तो हमें मास दिया हुआ है 64 kg, और क्या दिया है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 500 लीटर, या
इसी को हम अगर मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, SI यूनिट में लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो 500 लीटर तो 0.5 मीटर क्यूब। चलिए देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जी पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉल्व करते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन मास। तो यहाँ देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम हमारा 0.5 अपॉन मास इसका होगा करीब, मास कितना है 64। तो अगर हम इसको सॉल्व करें आगे फर्दर तो देखेंगे क्या आएगा। देखिए, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, 7.8125 इंटू 10⁻³ क्या आया है, मीटर क्यूब पर केजी। चलिए, तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल गया। अब अगला है हम डेंसिटी। तो डेंसिटी दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, 1/, स्पेसिफिक वॉल्यूम कर लें, या डेंसिटी को सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें, ρ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारी डेंसिटी मिल जाएगी। तो ये 64 था, मास हमारा 0.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64/5। तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखेंगे क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 128 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा डेंसिटी मिल गई। तो अब तीसरा पार्ट फाइंड करते हैं हम। अब हमको क्या बोला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बाय मोल या मोलर वॉल्यूम। तो अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर हम मोल से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम को हम मोल से डिवाइड कर दें, तो वो हमारा क्या होता है, मोलर वॉल्यूम मिल जाता है। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो O2 के लिए हमको सबसे पहले मोल निकालना है, तो हमको मास पता होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए या मॉलिक्यूलर मास। तो M निकालेंगे, कैपिटल M। तो देखिए, तो इसका होता है 16 और 2 टाइम्स है वो हमारा, तो कितना हो गया 32। तो 32 हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका। अब हमको क्या चाहिए होगा, मास तो हमको पता है 64 kg है। तो अब इसको निकालेंगे, जब n निकालेंगे हम, तो 64/32, और ये हमारा kg में है तो हमको ग्राम में लेना होता है, तो इंटू 10⁻3। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 2000, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 2000 मोल, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब हम क्या निकालेंगे, मोलर वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम बाय मोल। तो चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो मोलर वॉल्यूम हम निकालेंगे, तो इसको इस तरह से शो किया जाता है, स्मॉल v और इसके सफिक्स में m। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करें इसको, तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन n। तो वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है, 500 लीटर अपॉन ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2000। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, 20 से 20, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आया, 0.25 लीटर पर मोल। तो यहाँ से क्या मिला, 0.25 लीटर पर मोल। तो हमारा यहाँ पे मोलर वॉल्यूम भी निकल आया, या इसको अब मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, चाहे जिसमें निकाल सकते हैं। तो मेरा ये निकल आया है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा टेम्परेचर। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, टेम्परेचर, वो पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। चलिए, बेसिकली टेम्परेचर हमारा होता क्या है, किसी भी सिस्टम या सराउंडिंग का अगर हम कोल्डनेस या हॉटनेस चेक कर रहे हैं, तो उसका ही मेज़र जो होता है या उसी का डिग्री जो होता है, उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिख दिया है, इट इज़ द डिग्री और मेज़र ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग,
एंड मेजर्ड ऑन ए डेफिनिट स्केल। मतलब किसी डेफिनिट स्केल पे अगर मेज़र कर रहे हैं कि कोई भी सिस्टम या सराउंडिंग हमारा कितना ठंडा है या कितना गर्म है, उसी के माप को, या ठंडा गर्म के माप को ही क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ से हम टेम्परेचर पता चल गया। इससे इजीली इसको टेम्परेचर को नहीं समझाया जा सकता। कोशिश किया हूँ कि मैं पूरा इजीली इसको समझाऊँ। अब देखिए टेम्परेचर जो है हमारा, कई सारे टेम्परेचर स्केल पे मेज़र किए जाते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन, र्यूमर, कई सारे स्केल्स हैं। तो हम बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर का यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो हमारा केल्विन होता है। तो लेकिन हम जो जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो वहाँ टेम्परेचर के लिए हम डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। जैसे आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र कराने जाते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में वहाँ बताया जाता है कि कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। तो वहाँ हमको पता चलता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है। और केल्विन जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में या इंजीनियरिंग में तो हम केल्विन का यूज़ करते हैं, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसके लिए केल्विन ही है हमारा। तो यहाँ से देखें, अगर कुछ बातें और सीख लेते हैं। जैसे हमारा हीट फ्लो है तो लो हमेशा याद रखिए, हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कभी बिना ही एक्सटर्नल एनर्जी दिए नहीं फ्लो करेगा। करता है, जैसे हमारा फ्रिज है, ये क्या है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट यहाँ फ्लो होता है, पर उसमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर बेसिक देखा जाए, स्वतः ही अगर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही हीट ट्रांसफ़र होता है या हीट का फ्लो होता है। कुछ हम देख लेते हैं हमारे स्केल्स में क्या रिलेशन है। जैसे सेल्सियस में दे देता है तो फ़ारेनहाइट में निकालना है उसको, या केल्विन में निकालना है, केल्विन में दिया है रैंकाइन में निकालना है। इस तरह के कन्वर्जन्स कैसे करेंगे। तो मैं एक फार्मूला यहाँ लिख दिया हूँ, C - 0 100 - 0। बेसिकली ये 0 है क्या, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो मतलब अगर सेल्सियस में निकालना है या सेंटीग्रेड में निकालना है तो इसको हम इस तरह से यूज़ किए हैं। तो सब में रिलेशन बना दिए। यहाँ 32 क्या है, 32 फ़ारेनहाइट ही है हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, 212 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से हम देखें अगर, तो ये हमारा फार्मूला मिल जाता है। तो F - 32 212 - 32। अगर केल्विन में देखें तो K - 273.15 373.15 - 273.15। वैसे ही हमारा ये रैंकाइन के लिए हो गया है 491.67, और यहाँ 691.67 - 491.67। तो यहाँ से इस तरह से, अब इतना तो याद रहेगा नहीं, इसलिए हमने इसको फिर से कुछ मॉडिफाई कर दिया। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछे तो C/5 = F - 32/9। अगर सेल्सियस दिया है फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट दिया है सेल्सियस निकाल लेंगे ये फॉर्मूले का यूज़ करके। केल्विन में अगर निकालना है, सेल्सियस में दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम सेल्सियस में केल्विन जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम जोड़ देंगे सीधे सीधे, तो केल्विन में हमारा निकल आएगा। अगर रैंकाइन में दिया है तो फ़ारेनहाइट प्लस 459.67 ऐड कर देंगे तो रैंकाइन में निकल आएगा। या फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो चेंज कर सकते हैं इन फार्मूले का यूज़ करके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, एक चार्ट बना के आपको समझा देता हूँ कि उस चार्ट में पूरा ये फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का सब कुछ इन्वॉल्व होगा, और आप देख सकेंगे आसानी से कि कितना किस स्केल पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला बनाया गया है हमारा। चलिए मैंने यहाँ एक चार्ट बना दिया है जिसमें मैंने कुछ वाटर के पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वगैरह शो किया हुआ है। देखिए अब इस चार्ट में क्या मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए जो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, और इनका डिफरेंस जो होता है 100 होता है। अगर वैसे ही फ़ारेनहाइट के लिए देखें तो बॉइलिंग पॉइंट देखें तो हमारा 212 होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 32, और डिफरेंस कितना होगा 180। तो अगर ऐसे ही केल्विन के लिए देखें 773, 273, 100 डिफरेंस। वैसे ही रैंकाइन के लिए होगा 671.67 और हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 491.67। इनका भी डिफरेंस 180 आता है।
अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो सेल्सियस स्केल पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15 और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो -459.67। केल्विन के लिए ज़ीरो होता है, जीरो केल्विन को ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आगे अगर हम रैंकाइन साइकिल की बात करें तो उसका भी हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो पे मिलेगा। देखिए, अब जो हमारे स्केल बने थे उन स्केल को इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं यूज़ करके बनाया गया है। देखेंगे तो जो हमारा अननोन टेम्परेचर है और ये हमारा लोअर लिमिट है, लोअर फिक्स टेम्परेचर होगा, ये अपर फिक्स, ये लोअर फिक्स टेम्परेचर। तो इसी का यूज़ करके जो मैंने रिलेशन बताया था तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बनाया गया है। आप एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे इस टॉपिक में कि जो अगर कभी कभार दे देता है कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस दे देता है तो केल्विन स्केल में कितना होगा टेम्परेचर डिफरेंस वो पूछ देगा। तो सेल्सियस स्केल में दिया हो, केल्विन में चेंज करना हो तो डायरेक्ट उतना ही हमारा डिफरेंस होगा। या फ़ारेनहाइट में दिया हो, रैंकाइन में पूछ दिया हो, ये रैंकाइन है हमारा, फ़ारेनहाइट में दिया हो और रैंकाइन में पूछा हो तो उसमें भी हमारा सेम डिफरेंस होगा, क्योंकि देखिए दोनों का सेम डिफरेंस है। या अगर सेल्सियस से केल्विन में पूछा जाए तो मान लीजिए सेल्सियस दिया है, केल्विन में पूछ दे, केल्विन दिया है, सेल्सियस पूछ दे, तो यहाँ वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले से। तो बेसिकली हमारा ये प्रॉपर्टीज़ का पार्ट यहाँ ख़त्म हुआ और अगले लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, पाथ पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये लेक्चर मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद वाला जस्ट बाद वाले जो लेक्चर होगा तो उसमें कोशिश करूंगा मैं कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं जो पूछे गए हैं एसएससी जेईई एग्ज़ाम्स में। तो अभी अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।